और राजेंद्र पाल गौतम अचानक से वहां जाकर के बाद में एकदम से ढोल पीट देते हैं और रोना शुरू कर देते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती हमसे मिलने नहीं आई, दरवाजा नहीं खोला। अरे भाई ये तो बता दो कि ये मायावती है या आपके गली मोहल्ले की कोई भानुमति है जो अचानक से आएगी कि भाई किसने दरवाजा पीट दिया और दरवाजा खोल के देखेंगे अच्छा राजेंद्र पाल, कि वो कहेंगे हाँ बहन जी खाना खाने आया था तो आपसे मिलने चला आया। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 4 बार की देश के सबसे बड़े राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी की सुप्रीमो से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जो वहां कांड करने के लिए गए थे उनका कांड फेल हो चुका है और सारा मामला उल्टा पड़ चुका है। हालांकि कांग्रेस को फजीहत भुगतनी पड़ रही है। तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम ये आखिर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए क्यों गए थे? इसके अंदर एक बड़ी राजनीति है। ये चाहते हैं दिखाना कि बसपा तो हमसे गठबंधन नहीं कर रही है, हम बार बार जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बसपा बदनाम करने की कोशिश, बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश है। वो चाह रहे हैं कि भाई बसपा को बदनाम किया जाए कि भाई कांग्रेस तो चाह रही है। इससे पहले कांग्रेस के जो प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे, उन्होंने भी बयान दिया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती को हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। उससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने भी बयान दिया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती को हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें साफ करनी पड़ी थी और बताना पड़ा था समाज के बीच में कि इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और क्यों नहीं करेगी ये भी कारण बताया था, क्योंकि पहले जो गठबंधन हुए हैं उन गठबंधन के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया है दूसरी पार्टियों पर कि हमेशा पार्टियां आई गठबंधन किया और जो बसपा का कोर वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींच कर ले गई। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम कौन है, क्यों मिले बहन जी इनसे, क्या है ये राजेंद्र पाल? देखिए राजेंद्र पाल गौतम को अगर बसपा की तरफ से मिलना था तो भाई बसपा ज्वाइन करनी चाहिए, उनको तुरंत पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और अगर कांग्रेस की तरफ से मिलना था तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देश उनके पास होना चाहिए था। अचानक से ऐसे ही चले गए। भाई कहाँ कीट कहाँ करोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। वहां पर इस तरीके से इस संज्ञा को चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम। और सही बात तो यह है कि इनकी राजनीतिक रोटियां ज्यादा नहीं सिक रही है। कांग्रेस के अंदर जब से ये आए हैं इनका कहीं से कहीं तक भी वर्चस्व नजर नहीं आ रहा है। तो हाईलाइट के लिए, लाइमलाइट के लिए और ओछी लोकप्रियता के लिए ये इस तरीके के काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या राहुल गांधी से भी ऐसे मिल लेते नेता जाते चलते फिरते कि हाँ जी देख का खाना उना खाया, तबियत कैसी है, क्या मिल लेते हैं? ये तो राजेंद्र पाल गौतम को बताना चाहिए कि इनकी जो राष्ट्रीय महासचिव है, परमिशन लेनी पड़ती है पहले, या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, इनके जो नेता हैं उनसे भी कोई लोग ऐसे मिल लेंगे क्या? अचानक से उनके दरवाजे पर चले गए कि साहब हम यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, लाल किला देखने के लिए आए थे, तो सोचा हमने राहुल गांधी से भी मिल लें, प्रियंका गांधी से भी मिल लें, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिल लें। और 24 अकबर रोड पहुंचे थे, साहब सोनिया गांधी जी की कोठी बराबर में ही है, हमने सोचा सोनिया गांधी से भी मिल लें। तो क्या अभी तक के इतिहास में ये हुआ है? अभी तक तो कोई नेता ऐसे नहीं मिल पाया है। अभी तक तो कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता इस तरीके से किसी से भी नहीं मिल पाया है। तो राजेंद्र पाल गौतम किस लिए चले गए? ये सिर्फ और सिर्फ ओछी लोकप्रियता हासिल करने के लिए इन्होंने ये हथकंडा अपनाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात से कयास लगा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस एक संदेश देना चाह रही है, राजेंद्र पाल गौतम संदेश देना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की कहां गलती है? कांग्रेस ने तो कारण बताओ नोटिस दे दिया। कांग्रेस ने तो खुद पूछ लिया राजेंद्र पाल गौतम से कि आप इस तरीके का ये कारनामा करने के लिए क्यों गए थे भाई? आपने कहा, तुमने इन्फॉर्मेशन दी थी, किससे आपने परमिशन ली थी? और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी ने दरवाजा नहीं खोला, बहुजन समाज के ही एक नेता ने, जो बड़े प्रसिद्ध नेता माने जा रहे हैं आजकल युवाओं में, जिनका वर्चस्व है और जय भीम के नारे लगाते हुए नजर आते हैं, वो नेता भी गए एक पॉडकास्ट के अंदर और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जी बहन जी मुझसे मिलना नहीं चाहती हैं। इसी तरीके का आरोप लगा रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम कि जी हमने दरवाजा खटखटाया, मिलना नहीं चाहती हैं। तो जो उन्होंने फ़ोन लगाया था वहाँ पर बैठ कर के उस पॉडकास्ट के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि देखिए बहन जी ने फ़ोन नहीं उठाया। बहन जी पहली बात तो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करती, बहन जी कभी फ़ोन नहीं रखती, और बहन जी से अगर आपको बात करनी होगी तो कम से कम आप पहले अर्जी लगाइए, वहां पर जाकर के आप परमिशन लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। और मैं तो ये कह रहा हूं बहन जी नहीं, इस देश के अंदर जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे भी आप मिलकर के दिखा दीजिए। विधायक नहीं मिल पा रहे हैं, सांसद नहीं मिल पा रहे हैं, सांसद के प्रतिनिधि से मिलने के लिए भी आपको 10 फोन करने पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में तो यह हाल बिल्कुल नहीं मिल सकते। राहुल गांधी क्या, मायावती तो पहले से ही ना राहुल गांधी के, ना सोनिया गांधी के, ना किसी के दरवाजे पर गई हैं। अभी तक के इतिहास में कभी किसी की ड्योढ़ी पर नहीं गई, कभी किसी
किसी के दरवाजे पे नहीं गई, और राजेंद्र पाल गौतम अचानक से वहां जाकर के बाद में एकदम से ढोल पीट देते हैं और रोना रोना शुरू कर देते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती हमसे मिलने नहीं आई, दरवाजा नहीं खोला। अरे भाई ये तो बता दो कि ये मायावती है या आपके गली मोहल्ले की कोई भानुमति है जो अचानक से आएगी कि भाई किसने दरवाजा पीट दिया और दरवाजा खोल के देखेंगी अच्छा राजेंद्र पाल, कि वो कहेंगे हाँ बहन जी खाना खाने आया था तो आपसे मिलने चला आया। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 4 बार की देश के सबसे बड़े राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी की सुप्रीमो से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जो वहां कांड करने के लिए गए थे उनका कांड फेल हो चुका है और सारा मामला उल्टा पड़ चुका है। हालांकि कांग्रेस को फजीहत भुगतनी पड़ रही है, राजेंद्र पाल गौतम की फजीहत कांग्रेस को भुगतनी पड़ रही है। अब कांग्रेस को सफाई पेश करनी पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी लगातार सुर जारी है। कांग्रेस भी इस बार के चुनाव में 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ये देख रही है कि कांग्रेस की मजबूरी है और बसपा जरूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। ये सोचने लगे कि दलितों का सबसे बड़ा नेता मैं ही हो गया कांग्रेस में। देखिए दलित बहुत सारे लोगों ने गलतफहमी पाली कि मैं दलितों का नेता हूं। उदित राज ने ये गलतफहमी पाली थी, आज कहां पर बैठे हैं आप देख लिए, कांग्रेस में बैठे हैं। रामदास अठावले ने ये गलतफहमी पाली थी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का झगड़ा भी चला था। समाज के तमाम लोग जानते हैं कि आरपीआई का झगड़ा चलने के बावजूद भी जब रामदास अठावले अपने आप को बहुजन समाज का सबसे बड़ा नेता मानते थे, आज कहां बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं। रामविलास पासवान दलितों को अपना सबसे बड़ा नेता मानते थे, आज वो नहीं है इस दुनिया में, उनके बेटे चिराग पासवान है, लेकिन आज कहां बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं। जीतन राम मांझी भी अपने आप को दलितों का बहुत बड़ा नेता मानते थे, लेकिन आज कहां बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सहारे लगे हुए हैं। इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, चाहे वो पल्लवी पटेल हो या और अनुप्रिया पटेल हो, चाहे और तमाम नेता हो जो अपने आप को पिछड़ों का, दलितों का नेता मानते थे, आज कहीं ना कहीं दूसरे के सहारे, दूसरे की बैसाखी के सहारे खड़े हैं या किसी न किसी जरिए सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये राजेंद्र पाल गौतम भूल गए कि अपने आप को दलितों का बड़ा नेता मानने वाले बहुत सारे लोग आज दूसरों के सहारे खड़े हैं। राजेंद्र पाल गौतम के पास तो अभी सहारा भी नहीं है, अभी तो नए नए कांग्रेस में गए हैं। बहन जी को खोल देना चाहिए था दरवाजे इनके लिए। देखिए बहन जी तो दरवाजा बिल्कुल सबके लिए खोल सकती है। मैं तो ये कहता हूँ राहुल गांधी के लिए भी बहन जी दरवाजा खोल देंगे, लेकिन राहुल गांधी जी पहल तो करें कि हम बसपा ज्वाइन करना चाहते हैं, हम बसपा को इंडिया गठबंधन में लेना चाहते हैं, हम बसपा के सहारे इस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि बहन जी राजेंद्र पाल गौतम ही नहीं, राजेंद्र पाल गौतम जैसे तमाम बड़े जो SC ST समाज का अपने आप को नेता बताते हैं उनके लिए भी दरवाजे खोल देंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंबेडकर विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, मान्यवर साहब कांशीराम के मिशन को अपनाना पड़ेगा। अगर ये लोग तैयार हैं, राजेंद्र पाल गौतम अगर सच्चे अंबेडकरवादी हैं, तो फिर आइए बहुजन समाज पार्टी के अंदर। अगर कांशीराम से प्यार करते हैं तो कांशीराम की पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? फिर इधर उधर क्यों भटकते घूम रहे हैं? जब दलितों का सबसे बड़ा उत्थान करना चाहते हैं, दलितों का सबसे बड़ा नेता अपने आप को बता रहे हैं, तो फिर आइए ना, दलितों के मसीहा जिनको मान्यवर साहब कांशीराम कहा जाता है, उनकी आप साख में साख जोड़ लीजिए, उनके हाथ में हाथ दे दीजिए, उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी में थे, कांग्रेस में आ गए, एक आध बार और पार्टी बदल लीजिए। सपा को दिखाना चाह रहे हैं, जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तय जीत का पैमाना तय होगा गठबंधन में। देखिए समाजवादी पार्टी तो अपने आप में ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर करना क्या है, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस से उनके रिश्ते बिल्कुल ख़राब चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह के ऐसे चुनाव थे जहां पर इंडिया गठबंधन से बाहर फैसला लेते अखिलेश यादव नजर आए, और अखिलेश यादव ने PDA का तो नारा दे दिया। PDA का मतलब उन्होंने बता दिया पीड़ित है, दलित है, अल्पसंख्यक है। लेकिन जिन मुस्लिमों के नाम पर वो वोट लेते चले आ रहे हैं, जिन मुस्लिमों के नाम पर, जिन मुस्लिमों के वोट से वो सत्ता पर काबिज होते चले आ रहे हैं, उस PDA के अंदर मुस्लिम कहाँ हैं? अगर मुस्लिम वहाँ पर देखना होगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा, अल्पसंख्यक के अंदर जाना पड़ेगा। वहां पर पहले आपको बौद्ध मिलेंगे, वहां पर आपको सिख मिलेंगे, वहां पर आपको जैन मिलेंगे, वहां पर और तमाम धर्मों के संप्रदाय के लोग मिलेंगे, मुस्लिम तो बाद में मिलेंगे। तो अल्पसंख्यक के अंदर मुस्लिम को आपको ढूंढना पड़ेगा। और अखिलेश यादव क्या है, मुस्लिमों के वोट को बटोर कर ही हमेशा सत्ता में काबिज होते चले आए हैं और मुस्लिमों को ही उन्होंने अपने नारे से गायब कर रखा है। तो इस बार तो मुसलमान भी उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ या फिर बहुजन समाज की और जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं से कहीं तक भी समाजवादी पार्टी से उनका मोहभंग इसलिए हो चुका है, कहीं से कहीं तक भी समाजवादी पार्टी की तरफ को इसलिए जाता नहीं नजर आ रहा है कि आजम खां के लिए क्या किया। आजम खां को मुसलमान बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन आजम खां जब जेल से आए थे तो उनको लेने के लिए मात्र एक सांसद वहाँ पर खड़ी नजर आई थी, रुचि वीरा, और वो भी आजम खां के पर्सनली उनके संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है जो वहाँ नजर आई थी। बाकी वहाँ के जिलाध्यक्ष कहाँ थे? गायब थे। अखिलेश यादव कहाँ थे? गायब थे। और तमाम बार ऐसा देखा गया है कि आजम खां के लिए
अखिलेश यादव ने अपनी किसी भी पार्टी की सेना को नहीं लगाया। इसके बाद इकरा हसन के बारे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने उनके साथ में अनर्गल बयानबाजी की, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया, अपशब्दों का प्रयोग किया। लेकिन इकरा हसन के लिए अखिलेश यादव की पार्टी, अखिलेश यादव ने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की पत्नी के ऊपर कटाक्ष कसते हैं तो उस कटाक्ष करने वाले मौलाना को टीवी चैनल के स्टूडियो में ठोक दिया जाता है कि भौजाई को गाली दे दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की भौजाई को गालियां दी हैं, अपशब्द कहा है। लेकिन इकरा हसन भी तो किसी की बेटी है, इकरा हसन भी तो समाजवादी पार्टी की सांसद है, उनको भी तो जनता ने चुन करके भेजा है। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जिस समाज ने उनको सबसे ज्यादा सर पर बिठाया है, सर माथे पर बिठाया है, उसी समाज की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं पिछले कुछ समय से। तो अखिलेश यादव को भी इस बार खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कह रहे हैं जो पंडित जी कहेंगे वही करेंगे। अब पंडित जी जो कहेंगे वही करेंगे। अब देखिए अखिलेश यादव की राजनीति समझ से बाहर की राजनीति इस बार समझ में आ रही है। देखिए कहाँ अखिलेश यादव जनेंद्र मिश्र की विचारधारा पर चलते थे, कहाँ अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर चलते थे। तो राम मनोहर लोहिया ने कहाँ मंदिर बनाने की बात की थी? राम मनोहर लोहिया ने तो कभी भी मंदिरों का समर्थन नहीं किया था, और अखिलेश यादव तो मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो 2-2 मंदिर, बड़े भव्य मंदिर बना दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो अपने विचारधारा से भटकती हुई नजर आ रही है। हालांकि समाजवादी विचारधारा वो बताते हैं कि हम समाजवादी हैं और समाजवादी विचारधारा हमारी है, लेकिन इस समाजवादी विचारधारा में, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा में, जनेंद्र मिश्र की विचारधारा में कहीं मंदिरों का जिक्र नहीं हुआ, कहीं मंगलवार को प्रसाद वितरण करने की बात नहीं आई। कभी भी राम मनोहर लोहिया ने मंगलवार के दिन प्रसाद वितरण कार्यक्रम नहीं चलाए, उसका आयोजन नहीं किया। अब अम्बेडकरवादी नए नए बन रहे हैं, नीला गमछा भी डाल रहे हैं। लेकिन एक बात तो जरूर समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपने नीला गमछा डाला है, चाहे अखिलेश यादव हो या पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, अगर वो नीला गमछा डाल रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि इस देश के अंदर नीले गमछे की और नीली पहचान कराने वाला कोई इंसान है तो वो मान्यवर साहब कांशीराम है या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। तो अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलते हुए, मान्यवर साहब कांशीराम को मानते हुए, कम से कम आपको उनके तमाम स्मारक स्थल तो बनाने चाहिए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही और तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन्होंने क्या किया? एक सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के सरकार के कार्यकाल में तो दलित प्रेरणा स्थल बने हैं, तमाम स्मारक बने हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में भी नहीं बन पाए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार में भी नहीं बन पाए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर बना तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना, और राष्ट्रीय प्रेरणा कौन है? अब ये कौन कौन से नेता क्या डाल के घूम रहे हैं? नीला गमछा डाल के घूम रहे हैं। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। अब ये किसके लिए जयकारा कर रहे हैं? जय भीम के जयकारे के साथ मान्यवर साहब कांशीराम का जयकारा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ के अंदर इस देश का जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया, उसके अंदर किसकी प्रतिमाएं लगाई? उसके अंदर किसकी मूर्तियां लगाई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लगाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगाई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इस समाज के तमाम लोगों से कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश का प्रेरणा स्रोत है? क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस देश का प्रेरणा स्रोत है? इस देश के प्रेरणा स्रोत को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो साजिश रच रही है, और भारतीय जनता पार्टी के हाँ बातों में बात मिलाते हुए, उनकी हाँ में हाँ करते हुए तमाम पार्टियां, तमाम विपक्षी पार्टियां आखिर आवाज क्यों नहीं उठा रही है कि देश के अगर कोई प्रेरणा स्रोत है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, देश के अगर कोई महापुरुष हैं तो मान्यवर साहब कांशीराम हैं, देश के अंदर अगर किसी का जयकारा होगा तो महात्मा ज्योतिबा फूले का होगा, देश के अंदर किसी को राष्ट्रपिता समझा जाएगा तो महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिबा फूले को समझा जाएगा राष्ट्रपिता। इस देश के अंदर दूसरे राष्ट्रपिता नहीं बनाए जाएंगे। इस देश के अंदर फर्जी जो देशभक्त बनाए जा रहे हैं, फर्जी जो प्रेरणा स्रोत बनाए जा रहे हैं, ये देश के लोग उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश के अंदर अगर प्रेरणा स्थल बने तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों का बने, अगर इस देश के अंदर प्रेरणा स्रोत कोई बने तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग बने। ये देश के लोग हमेशा बहिष्कार करते चले आ रहे हैं ऐसे मनुवादियों का, और मरते दम तक बहिष्कार करते रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उसूलों पर चलने वाले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग कभी भी मनुस्मृति में और मनुवाद में भरोसा नहीं रखते, और मनुवाद में भरोसा न रखने वाले लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी को या पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अपना प्रेरणा स्रोत कभी नहीं मानेंगे। तो उनको ये भी तो पता होना चाहिए कि 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हुई कोई नेता अचानक से ऐसे कैसे मिल सकती है, और उनसे मिलने भी अगर जाना था तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना था, परमिशन लेनी थी। अचानक ऐसे ही चाय पीने गए, खाना खाने गए और तबीयत पूछने गए, हालचाल पूछने गए, कैमरे लेकर। हालचाल भी ऐसे पूछा जाता है क्या? ये तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए गए थे और फोटो सेशन करने के लिए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के ही एक दूसरे नेता पीएल पुनिया, जो SC/ST आयोग के चेयरमैन रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सरकार में भी, तो SC/ST आयोग के चेयरमैन जो रहे हैं पीएल पुनिया, उनके बेटे तनुज पुनिया वो भी साथ में नजर आए।